इतने सालों तक दुश्मनी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने कभी इस वजह से एक दूसरे के कारोबार में दखल देने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? शिवम बुदबुदाया और उसने जगन को उदासीन भाव से देखा। शिवम की बर्फीली चकाचौंध नजरों के नीचे जगन एक चूहे की तरह सिकुड़ गया और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अपने दिल में बेहद संघर्ष महसूस कर रहा था। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जगन ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और चला गया, जबकि जगन सम्मानपूर्वक बगल से उसके पीछे पीछे चल दिया। इसके तुरंत बाद जगन ने जीतू को फोन किया और उसे बातचीत के लिए बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही मिनट बाद शिवम और जगन चलते हुए स्काई टावर से बाहर चले आए। उस समय 10 से अधिक काली टोयोटा प्राडोस पहले ही प्रवेश द्वार पर एकत्र हो चुकी थी और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रत्येक कार कई मजबूत धूर्त पुरुषों से भरी हुई थी जो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार थे। अपना मन बनाने पर जगन ने बातचीत के लिए उनके साथ उपलब्ध हर एक अभिजात वर्ग को आदेश दिया। पीछे से जगन के साथ शिवम ने लैंड रोवर में कदम रखा और अन्य दर्जन कारों के साथ जीतू के क्षेत्र हरियाणा की ओर चला गया। 1 घंटे बाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार क्षेत्र। बैठक एक सुदूर और सुनसान इलाके में एक पुराने घाट पर होगी जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। नतीजतन ये एक बड़े कचरे के ढेर में बदल रहा है। न केवल इसे बिना किसी देखभाल के फेंके गए स्क्रैप धातु से भर दिया गया था, बल्कि इसमें पास की नहर में कई मलबे वाले उपकरणों के अवशेष भी थे। घाट के बगल में ही कई परित्यक्त कारखाने की इमारतें थी जिन्हें छुआ नहीं गया है। कौन जानता है कि कब से। इस समय जगन के पूरे दल ने खुद को परित्यक्त कारखाने के बाहर तैनात कर दिया था। खुद को तैयार करने के बाद सूट में 40 से 50 अंगरक्षकों ने कार से बाहर कदम रखा और जगन के पीछे छोड़े गए कारखाने में चले गए। फैक्ट्री गेट के सामने सूट पहने पुरुषों के एक समूह ने जगन और शिवम को आगे बढ़ने से रोक दिया। जगनपुरी उर्फ भाई जी, मुझे अभी अपने बॉस से ये कहते हुए आदेश मिला है कि तुम्हारे आदमियों को बाहर रहना होगा। धूप के चश्मे में बड़े आदमी ने गहरी डराने वाली आवाज में कहा। ये जगन ने मुंह फेर लिया और शिवम की ओर देखा। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम दोनों ही अंदर जाएंगे बिना बाकी आदमियों के। जब जगन के अंगरक्षक बाहर इंतजार कर रहे थे, शिवम और जगन अकेले ही कारखाने में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश द्वार पर परित्यक्त इमारत में रोशनी अचानक जगमगा उठी, मानो मंच का मूड सेट कर रही हो। कारखाने के चारों ओर एक त्वरित नजर के साथ शिवम ने अनुमान लगाया कि कारखाने की इमारत के अंदर लगभग 50 से 60 लोग थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक क्रूर आभा थी और एक व्यवस्थित तरीके से खड़ी किया गया था। कारखाने की इमारत के बीच में एक चायदानी और 2 अन्य प्यालों के साथ एक चौकोर लकड़ी की मेज थी। मेज की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसके पास क्रूकट था। काले चमड़े की जैकेट पहने उसने धीरे से चायदानी को उठाया और चाय को प्यालों में डाल दिया। हालांकि वो आदमी बाहर से शांत और शालीन लग रहा था और उसकी आंखें शीतलता के संकेत से लदी हुई थी। जैसे ही उसने जगनपुरी और शिवम गांधी की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई, उसके मुंह के कोने मुस्कान में ऊपर उठ गए। जगनपुरी उर्फ भाई जी, पिछली बार जब हम मिले थे तब से कितना समय हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी वैसे ही शांत दिखते हो। जीतू ने ऐसे कहा जैसे वो एक पुराने दोस्त से मिला हो जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। जीत गुज्जर और जीतू दादा, चलो अभी के लिए औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं। जगन ने अपने हाथ में रुद्राक्ष माला को घुमाते हुए कहा और उसने बिना घुमाए फिराए सीधे अपनी बात कह डाली। मैं आज यहाँ हरियाणा में तुमसे किसी को मांगने आया हूँ। भाई जी अपने आदमियों को इस छोटे से मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए ले आया। जीतू मुस्कुराया और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मेरे कुछ लोगों ने नीचे कुछ परेशानी और गलतफहमियां पैदा की है, क्योंकि तो फेमस भाई जी व्यक्तिगत रूप से मेरा अभिवादन करने आए हैं। मैं उन्हें और उनकी बातों को कैसे महत्व नहीं दे सकता। जीतू दादा ने अपनी उंगलियां तोड़ते हुए आदेश दिया, भाई जी के आदमी को जाने दो,
उसके बगल में काले रंग के लोग तुरंत कारखाने के छोटे से कमरे से सूट में 6 पुरुषों को बाहर ले आए। ये वो पुरुष थे जिन्हें जगन ने पहले रैट को पकड़ने के लिए हरियाणा शहर भेजा था। भाई जी, हम दोनों ने पिछले वर्षों में हमेशा अपने अपने कामों के बारे में सोचा था। हालांकि ये आप ही थे जिन्होंने इस बार सीमा पर अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैं इसमें आंखें मूंद लेने को तैयार हूं। हालांकि अगली बार निश्चित रूप से ये नहीं होगा। हाँ? जीतू दादा ने चाय की चुस्की लेते हुए ठंड से कहा, आप अपने आदमियों को ले जा सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ये देखकर कि आपके दर्जनों भाई कैसे असहज रूप से बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना मैं सभी के लिए एक साथ भोजन करने के लिए एक पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दूं, क्योंकि हम एक दूसरे से शायद ही कभी मिलते हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने, अन्यथा आप इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। जीतू दादा जगन के कार्यों के पीछे का अर्थ नहीं समझ सका। उसने अचानक अपने अधीनस्थों में से एक पर अपनी नजर क्यों रखी और यहाँ तक कि उसके पैसे की भी छीनने की कोशिश की। हालांकि वो सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए जगन को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था। आखिरकार उसने इस मामले में एक लाइन छोड़ने की योजना बनाई थी ताकि वो भविष्य में फिर से मिल सके। जीतू दादा, आज मैं जिस व्यक्ति के लिए यहाँ आया हूँ वो रैट है, जगन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उस पल जीतू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि एक ठंडी चमक उसकी गहराई को दर्शा रही थी। जीतू ने टेबल पर अपने हाथ में प्याला तोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, रैट, मेहमानों को बाहर आकर मिलो। उसका रवैया साफ था। इस समय एक छोटा अधेड़ उम्र का आदमी जीतू दादा के पास से अचानक बाहर निकल आया। मुझे आश्चर्य है कि जगन भाई जी मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। हालांकि चूंकि आपके पास पूर्वी शहर में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए आपको अपना सिर नीचे करना चाहिए और एक बार में यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। रैट ने हाथ उठाया और बिना किसी डर के अहंकार से कहा। जगन के माथे की नसें उसके बढ़ते गुस्से में तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि वो अपनी चाल चलना चाहता था। वो जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में लड़ाई शुरू करना बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम रैट हो? क्या तुमने नारंग के आभूषण समूह से किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुरा लिया? शिवम ने आगे कदम बढ़ाया और उदासीन भाव से रैट की ओर देखा। बातचीत में इस बिंदु पर पहुंचने के लिए जगन भाई जी पहले से ही इस स्थिति में मजबूती से खड़े होने के लिए खुद को समझाने के लिए काफी प्रयास कर चुका था। हालांकि हरियाणा में ही आकर यहाँ जीतू दादा की पूरी ताकत का सफाया करने की उसकी कभी कोई योजना नहीं थी। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपको इस तरह बोलने का क्या अधिकार है? रैट ने शिवम को खतरनाक ढंग से देखा और कहा, क्या ये आपका अधीनस्थ है? जीतू दादा ने जगन भाई जी को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और सवाल किया, क्या आप जिस आदमी को साथ लाए थे, क्या वो बुनियादी नियम को भी नहीं समझता था? सर जी, ये जीतू दादा और रैट हैं। मैं आपके शब्दों को सुनूंगा चाहे कुछ भी हो। जगन ने शिवम के पीछे पीछे हटने से पहले स्पष्ट रूप से कहा। शिवम के लिए जगन भाई जी के सम्मान को देखकर जीतू दादा ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? शिवम गांधी। शिवम ने उदासीनता से कहा, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या इस समय दुनिया का राजा आपके कब्जे में है? किंग ऑफ द वर्ल्ड शिवम गांधी। अब धीरे धीरे जीतू की झिझक समझ आ रही थी, क्योंकि उसने बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की थी। लगता है कि किसी नतीजे पर पहुंच गया है। वो अचानक हंसी की आंधी में फूट पड़ा। क्या तुम नारंग परिवार के प्रसिद्ध ट्रैश दामाद शिवम गांधी हो? वही तुम जैसे बेकार इंसान वास्तव में मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करता है? जीतू दादा एक मजाकिया भाव के साथ बेतहाशा हंसा। पहेली को एक साथ समेटने के बाद वो अंत में समझ गया कि उसके सामने वाला युवक
लाखों के गहनों का टुकड़ा वापस लेने आया था। 2 दिन पहले अमिताभ नारंग का बेटा करण नारंग व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने आया और उसे एक अच्छे सौदे से परिचित कराया था। उसके शब्दों के अनुसार नारंग समूह ने लाखों रुपयों से अधिक मूल्य के गहनों का एक टुकड़ा बनाया था। कंपनी से गहने चुराने में उसकी मदद करने के बदले में करण नारंग ने कहा कि जीतू अपने लिए जितने चाहे गहने रख सकता है। इसके बारे में सोचने के लिए एक पल लेने के बाद क्या उसका प्रस्ताव कम जोखिम वाला उच्च इनाम नहीं था? इस प्रकार उसने किंग ऑफ द वर्ल्ड के उत्तराधिकारी के साथ करण नारंग की सहायता के लिए तुरंत कुख्यात रैट की व्यवस्था की। कंपनी के अंदर किसी की मदद से उस गहने के टुकड़े को चोरी करना बेहद आसान होगा। हालांकि जीतू दादा ने कभी भी शिवम के इतने मूर्ख होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने वास्तव में गहने के टुकड़े को वापस लेने के लिए सीधे शेर की मांद में आने की हिम्मत की थी। वो वास्तव में मृत्यु को प्रणाम कर रहा है और अपनी मौत के सामने मुंह खोले खड़ा देख रहा है। जीतू कैसे उसे छोड़ देता, कैसे उसकी हिम्मत को नकार देता? ओ भाई जी, क्या आप दक्षिणी शहर में अंडरवर्ल्ड के कुख्यात भगवान के रूप में व्यापक रूप से नहीं जाने जाते हैं? आप वास्तव में इस बेकार से आदमी को शिवम सर जी जैसे बेकार नामों से कैसे बुला सकते हैं? कैसे? जीतू दादा उन बेतुके शब्दों को सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। और तुम्हारी तो क्या ही बात करूं। तुमने मुझे मेरे ही इलाके में मुझसे वो गहने का टुकड़ा मांगने और मुझे ललकारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकते हो? और ये कहते ही जीतू दादा ने अचानक एक चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे शिवम के माथे पर तानते हुए शिवम को अपना निशाना बनाया। जगन ने हैरत में जीतू को देखा और फिर डरते हुए शिवम की तरफ देखा, जो शांत भाव से खड़ा जीतू की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। अब क्या होगा? क्या जीतू गोली चला देगा और शिवम को गोली लग जाएगी, या शिवम इस बार भी जीतू की गोली से बचकर उससे लड़ाई करके अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करेगा? क्या शिवम की शक्तियों का राज जीतू के सामने भी आ जाएगा? क्या शिवम जीतू और रैट से जीतकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को वापस ले जा पाने में सफल हो पाएगा? क्या होगा शिवम का अगला कदम? जानने के लिए